अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाजरीन, चीफ कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी साहब, अगर मुल्क या कानून ने आपसे सानहा 9 मई का हिसाब ना लिया तो अगले जहान में आपको इसका हिसाब देना होगा। ऐसा कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का, जिन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं। ये इल्ज़ामात ऐसे वक्त में लगाए हैं उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई और रहनुमा इमरान खान का साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो सानहा 9 मई का बोझ उठाने से कासिर हैं। ऐसे में ये बयान सामने आया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट में इसी तरह के ख्याल का इजहार किया है, और वो ये कहते हैं कि सियासी लिबादा ओढ़े अफराद रियासत पर हमला आवर हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर, जिस पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया है, और IMF पर भी बात होगी, जिसने बजट पेश होने से पहले डू मोर का मुतालबा कर दिया है। पैनल में मेरे साथ PJ मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब, आप बताएं कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐवान सदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता रहा? लगता है ये कि इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती फॉर ए पॉलिटिकल डायलॉग। अगर एक प्रेसिडेंट पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए जो कि आपने जैसा बताया कि वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी हैं आइनी तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि बात कहीं और जा रही है, जो कि अच्छी नहीं है। क्राइसिस जितना डीप होगा तो इससे सब मुतासर होंगे। ये सब लोग जो कर रहे हैं, पहले भी कहा कि मैंने तो एक दिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शायद मार्शल लग जाएगा। मार्शल तो नहीं लगा, लेकिन उसके बग़ैर सारे जो चीज़ें हैं, अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे लोगों को सज़ा देने के लिए जो मुलज़म है आर्म फोर्सेस के इलाके में जाके उनके तनसीबात को तोड़ने वालों को। अब उसके सरबराह पे आप ये इल्ज़ाम लगा दें और उसको मुलव्वस समझें इन हमलों में, तो मुझे नहीं पता कि आसिफ साहब चाहते क्या हैं। मैं वन शुड टेक लिटिल सोचना चाहिए कहने से पहले, क्योंकि करना तो वही है आपने, और हो तो वही रहे जो आप चाह रहे हैं। पार्टी उनकी तितर बितर हो रही है एक आदमी की गलती की बिना पर, जिसका फैसला गलत है, उसका नुकसान उसकी पार्टी को हुआ है। लेकिन आपको इस किस्म के बयान देते हुए थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। हम क्या बार अपनी पिक्चर पेंट करना चाह रहे हैं। IMF ने एक सवाल ये भी उठाया है कि आप हमें बताएं, अगरचे उसने ये लिखा है कि हम आपके मामला में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासी, इसको ठीक करें। सदर पाकिस्तान पे इस किस्म का इल्ज़ाम लगा के इसको आप और ख़राब करें। और एक काम आज आपने और किया है, आज आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ ख्यालात का इज़हार किया। जैसे सवाल वो आगे आएगा तो मैं उस पर बात करूँगा। बात यह है कि GHQ के मामले पर हमले के मामले में और आर्मी की तनसीबात के मामले में कोई दो राय नहीं है, और जो मेरी भी वो राय है, जो जावेद इकबाल की है, जो PJ मीर की है, जो मुनज़्ज़ह की है, और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की है, कि इस पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगरचे बहुत हमदर्दियाँ में आ रही हैं, ख़ास तौर पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह होगी। उनको भी समझ नहीं आई बेवकूफ़ों को वो क्या करने जा रहे हैं। अफसोसनाक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि डायलॉग हो सकते हैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोगों के साथ, लेकिन इस आदमी के साथ डायलॉग नहीं हो सकती, बिकॉज इसका रवैया पॉलिटिकल नहीं है और इसके तमाम इक़दामात ऐसे हैं जिनको सियासी नहीं माना जा सकता। तो इसका मतलब जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल आप बंद कर रहे हैं तमाम रस्तों को। दोनों फ्रीकैन को सोचना चाहिए कि कहाँ जाएगी। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है। खैर, जहाँ तक रही मुज़ाकरात की बात, तो अगर सानहा 9 मई से पहले की बात कर लें तो हुकूमत ने भी खासी संजीदगी का मुजाहरा किया था और मुज़ाकरात के कई दौर भी चले थे जो कि नाकाम रहे। लेकिन अब अगर 9 मई के बाद मुज़ाकरात की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ऐसे में आपको क्या लगता है PJ मीर सर, शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सियासी लिबादा ओढ़े जो दहशतगर्द हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो अब सिचुएशन किधर जा रही है? देखिए, सिचुएशन 9 मई के बाद कम्प्लीटली यू टर्न हो गई है, चेंज हो गई है, क्योंकि उससे पहले इमरान बड़ा हैवी था ऊपर। 9 मई हुआ, इमरान डिफेंसिव पे है, ये ऑफेंसिव पे हैं। पहले वो ऑफेंसिव पे था, ये डिफेंसिव पे थे। ये पॉलिटिकल गेम्समैनशिप होती है, और इसके अंदर वो कहते हैं कि हम बात नहीं करते हैं। आई टोटली एग्री, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग के अलावा मुल्क चलते भी नहीं हैं। जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे आप आगे नहीं लेके चलेंगे। तो बेसिकली डायलॉग करना है। येस,
सबसे पहले तो हमने जो कि ये कमीशंस बनाई हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी है, चीफ मिनिस्टर्स की भी हैं, कि ये जो लोग हैं पकड़े गए हैं इनके मुतल्लिक हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स दे दें। एंड इन दी एंड आपने पार्टी से करना है, सारी पार्टी तो दहशतगर्द नहीं है ना। 9 मई के बाद सारी पार्टी दहशतगर्द हो जाती है। ये तो पार्टी एक रूलिंग पार्टी थी। पार्टी की बात तो नहीं की, इमरान नहीं जी, इमरान की भी अगर की है तो लेट्स फाइंड आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम तो हर एक को गिल्टी कर देते हैं। नहीं, इमरान के बारे में क्या चले, अगर उसके बारे में भी कहा है तो आई थिंक दैट इज प्रीमेच्योर। वो खुद पार्टी है। देखें, नहीं पार्टी सर, का आप- सर सुन तो लेना। देखें, नंबर 1, ये जो स्टेटमेंट्स आज हम दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, और सारी स्टेटमेंट्स हमने देखी हुई हैं फौज के खिलाफ, सब देखी हुई हैं, तो ये सब एक ही हमाम में धुले हुए हैं। नहीं, उन्होंने तो जो ये इसमें तो बात बयानात की नहीं गलबन देखिए, इसमें तो एक आग लगाने की बात है, लूट मार करने की बात है, तबाही करने की बात है, और टारगेटेड एरिया। आपने देखे ना, आपने एक बात तो कर दी क्लियर, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज ऑन दैट। बट टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लीज लेट्स नॉट फॉरगेट एवरीबॉडी इज डन द सेम। सो लेट्स कट द कमर्शियल्स एज दे से इन टेलीविजन। हमने आगे जाना है। सर, एवरीबॉडी हैज डन द सेम मींस ये सानेहा इससे पहले किसी और जमात ने बर्पा किया। 77-93 में क्या हुआ? 77, don't go back to 77. No. History repeats. No, history doesn't repeat like this. Yes. Acha, just It tell me, you are a senior journalist of Pakistan. In 77, which Chhauni was attacked? Which cantonment was attacked? Sir, which where they आपने were स्टेट इंस्टीट्यूशंस को देखा था, उस पे क्या हमले हुए थे? Just tell me now. I'm asking you directly. हाई कोर्ट के सामने क्या हुआ था? High court. I'm not talking about. I'm talking about cantonments and the cantonment Sir, area देखिए बात and सुनिए। armed services बात के जो Yes. इलाके हैं वो मुझे बता दें। All right, very good question. तो ये क्वेश्चन नहीं है। I have no right to ask you the question. because आप 77 की मैं बात आपको कर रहे बता हैं। रहा हूँ, अब तो क्या सुन ले ना, तो क्या जरूरी है कि वायलेंस ही हो तो आप उसका एक रिटेलिएट करेंगे? क्या वर्बल अब्यूज है? वर्बल देख रहे हैं, आप डोंट कंफ्यूज द थिंग। No. वर्बल और चीज है और फिजिकल वर्बल इज मोर डेंजरस। ओके, वर्बल इज मोर All right, डेंजरस। it's your जिस तरह point of आज view. आपने भी It's your point of प्रोलॉग में view. बात की है कि प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर इन्होंने जवाब दिया है, इज दैट नॉट डेंजरस? ऑफ कोर्स इट्स डेंजरस It may व्हेन be यू स्पीक dangerous. अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कमांडर। देखो, बात कुछ और ही पी, अब किसी और तरफ जा रहे नहीं, हो। आप देखिए, सीनियर हो, मैं सर, इस पे आप बहस अपनी नहीं बात करता। प्लीज मुकम्मल कर लें। देखें, आप अपना बात मौका यह दें। है कि हमें हर चीज़ को अच्छे पर्सपेक्टिव्स पे देखना है। एक कहावत है अंग्रेजी की, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आज आ गया ना, आपने पहले ये पीटीआई ने पहले किया था, आज इसकी बारी आ गई। सही। बट इज दैट द आंसर? नो, दैट इज नॉट द आंसर। रिटेलिएशन और ये जो बिलावल बार बार और आसिफ जरदारी बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वेल दैट इज द आंसर। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी लेके आओ। पीजे सर, सानेहा 9 मई के बाद तो खैर इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक्टिविटी कंडक्ट की गई उसके बाद इस जमात को बैन किया जाए या नहीं, उसके ऊपर तमाम जमातें मिलकर कोई फैसला नहीं, करेंगी। क्यों करें बहन जी? क्योंकि ये जो सियासी सारी इमारतें हैं, सियासी इमलाक हैं, उसको इस तरह क्या सारी निशाना बनाया पीटीआई गया। इसमें मुलव्वस है यार? सर, ये बात तो अंडरस्टूड है, ये बात तो क्लियर हो क्या? चुकी है। सारे कमीशन क्यों जी? सुना दी इफ्तिखार है। साहब, सर, आप देखिए, बताओ जावेद यार, ये GST क्या है? गेट पर होने वाली तोड़फोड़ में मुलव्वस 8 अफराद का जो केस था वो पक्का फौजी है। अदालत में चलाने की मंजूरी दे दी गई है। अब मैं चाहती हूँ जावेद साहब, आप ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, वज़ीर आज़म का ट्वीट भी आपने पढ़ा है, तो फिर सियासी हालात बेहतरी की तरफ आएंगे कैसे? देखो, अगर हम जमहूरियत में हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत ने चलना है तो फिर एक बात तय है, उसका हल हमेशा मुज़ाकरात से चलेगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम जमहूरियत, आइन, कानून और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से मुज़ाकरात भी ना करें और अमल भी ना करें, सबको बंद गली में धकेल दें और हम ये कहें कि सिर्फ हमारी मन मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क चले, तो मुल्क नहीं चलेगा। और पिछले 1-1.25 साल से आपने देख लिया कि मुल्क कहाँ चल रहा है, ना जमहूरियत चल रही है, ना आइन चल रहा है, ना अदारे चल रहे हैं और ना मईशत चल रही है। मुल्क का डे बाई डे बेड़ा गर्क हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया में तनहा होता जा रहा है। और आलम यह है कि अब दुनिया आपको सीरियस ले ही नहीं रही। यह है बदकिस्मती। ये जो मुज़ाकरात ना करने की वजह है, चाहे वो इमरान खान की पहली ज़िद थी, चाहे अब हुकूमत की ज़िद है। हुकूमत को बुनियादी तौर पे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, हर मुहब्बे वतन पॉलिटिकल पार्टी को। अगर आप कल को टीटीपी को ऑफ़र कर सकते हैं मुज़ाकरात, BLA को कर सकते हैं, TLP को कर सकते हैं,
तमाम के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। आपको नहीं पता टीटीपी ने क्या किया है, बीएलए ने क्या किया है, जो हम आज ये पिछले 20 दिन से एक झंडा उठा के कि एक पॉलिटिकल एक सेकंड इफ्तिखार साहब आता हूं, मैं आपके जवाब देता हूं। कितनी छानियों पे हमला नहीं किया, कितनी ये बताएं आप पूरे फैक्ट्स में कोई फैक्ट की बात करें, फ्रेश को छोड़े, नहीं फ्रेश नहीं मैं कह रहा, पिछले मैं पूरे फैक्ट्स की बात कर रहा हूं भाई, की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं 80,000 जो हमने शहादतें दी हैं वो कहीं बाहर से आई हैं, वो टीटीपी की शहादतें हैं ना, बिल्कुल वो है बॉर्डर पे क्लैशेस हुए हैं, लेकिन अटैक करना किसी कैंटोनमेंट एरिया में और है। क्या कहा आपने उनको, क्या कहा कि जनाब आप आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को माने, पाकिस्तान के आइन को माने और कानून के ताबे रहें, सियासी एक्टिविटी करें। सर ये सिलसिला कब शुरू हुआ था जावेद साहब, ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? ये अभी इमरान खान के दौर में ये इनिशिएटिव हुआ। हाँ जी, तो मैं समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी जंग क्यों ना हो, लड़ाई क्यों ना हो, वो तो मैं जंगों की बात कर रहा हूं, ममालिक की बात कर रहा हूं, टेबल पे ही मसला सॉर्ट आउट होता है। ये तो फिर पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं। आज सर्वेस के मुताबिक 70-80% से कौन सा सर्वे है? आप एक सर्वे आप ना मानो, आपका क्या होता है? सर्वे होते हैं। मेरी बात अगर सर्वे इतने झूठे थे तो आप इलेक्शन करवा लेते। इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन होगा। आप हौसला करें, बात यह है मुज़ाकरात होना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान की बकाया अब आप देखें ना, दुनिया आपसे डिमांड कर रही है कि अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हम दुनिया को नहीं मानते, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? आप दुनिया में नहीं रहते, नहीं मानते और जाए अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो फिर मैं तो फिर सलूट ही कर सकता हूँ आपको। दुनिया से मुराद है कि अमेरिका का दबाव, तो मैं अमेरिका के दबाव को मानने को तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? मैं अमेरिका ने खुद क्या किया, अमेरिका को गोली मारा, हमने अमेरिका से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता उनकी क्या मेरी पॉलिटिकल। सर आप दोनों की बहस अगर यूं ही जारी रहेगी तो फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ किस तरह आएंगे, मुझे उसके लिए ब्रेक लेना है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर, जिस पर हुकूमत की जानिब से एतराज उठाया गया है। आप साथ रहिए। चीफ जस्टिस समेत ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत करने वाले 3 जजेस बेंच से अलहदगी इख्तियार करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से यह दरख्वास्त की गई है। ख्वाजा आसिफ ने ऑडियो लीक्स केस में ये कहा है कि जहां मुनसिफ मुद्दई या मुलजिम हो तो उनको मुनसिफी की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। क्या कहेंगे पीजे मीर सर? देखें, नंबर 1 पहले तो आई डोंट एग्री विद दिस ऑडियो लीक्स कि इसको एंटरटेन भी करना चाहिए। आप लीडिंग लॉयर्स ले लें, दुनिया के कहीं भी कर लें, ये इनएडमिसिबल है। मैंने पहले भी कहा है, हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि कोई डेवलपमेंट हो रही होती है किसी सिमत में, जिस तरह आप यूज़ करते हैं लफ्ज़, ये ऊँट जा रहा है या बैठने की कोशिश कर रहा है, किस करवट में बैठेगा, वहाँ एक ऑडियो निकल आती है, फिर उसके बाद एक वीडियो निकल आती है, फिर उसके बाद टेलीफोन टैप्स कहीं हो जाते हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हर एक की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है। अगर आप एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, मैंने एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, बल्कि मैंने बताया लीडर्स को भी, मैंने नवाज शरीफ को बताया, मैंने बेनज़ीर को भी बताया, मैंने इसको इमरान को बताया, यार वो इस तरह बात कर दे, डिसमिस, कोई इनको परवाह ही नहीं है। द क्वेश्चन इज़, जो आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, वेदर एंड इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन, देखो जी उसने ये कह दिया, चलो जी इंक्वायरी बिठा दो, यार व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ऐसी है कि मेरी या जावेद इकबाल की या इफ्तिखार की या मुनीज़े की आवाज़ आप इस तरह करेंगे कि जिस तरह उन्होंने बात की है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा बात कौन कर रहा है। सो आपके पास फोरेंसिक्स हैं, आप पहले फोरेंसिक्स को लेके आएँ। हम पहले एक्यूज़ कर देते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद उसका ट्रायल होता है, उसके बाद ज्यूरी प्रोसिक्यूशन, हर चीज़ ये शुरू करते हैं। इनफ इज़ इनफ। अगर हमने डिबेट करनी है संजीदा ज़िंदगी की और इस मुल्क की खातिर, प्लीज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच द कंट्री इज फेसिंग। सर आई विश जो लोग ऑडियो लीक्स में मुलविस हैं, जो 7 ऑडियोज हैं जिन पर काम चल रहा है, वो उसके अंदर जिस कॉन्टेक्स्ट पर बात हो रही है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उनको इस बात का जवाब देना होगा और इसका फोरेंसिक करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक। मैं इस पर हाँ या ना या किसी को गलत या सही साबित नहीं करने बैठी, लेकिन आप क्या कहते हैं इफ्तिखार साहब, क्या ये सही और गलत, और क्या इसको इसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? निज़ाम अदल पर सवाल खड़ा हो गया। पीजे जो बात कर रहा है, पीजे हमसे सीनियर है, कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन आपका जो सवाल है वो इस हवाले से है कि एक मुकदमा है, उसमें जज साहब के फैमिली के बारे में, जज साहब के फैमिली के बारे में, दूसरे जज के बारे में भी, 2 जजेस के, 3 जजेस में से 2 जजेस के बारे में
एक शुबा पाया जाता है, उनको शुबे की बिना पे उस में जजमेंट में नहीं बैठना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम नहीं लेते क्योंकि इसमें हमारा नाम है, और नॉर्मली ये होता है। और जहाँ तक ऑडियोज़ पे बहस करना कि ऑडियोज़ हैं या नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। उस बात में इतना वज़न मैं समझता हूँ आएगा, ठीक है। पीजे कहता है फ्रांसिक भी हो सकती है, पीजे कहता है जेली भी बन सकती है, मैं मानता हूँ सारी डिबेट को, सारी बहस को मानता हूँ। लेकिन सवाल आपका और है, आप कह रहे हो कि इफ्तिखार अहमद क्या उस चीज़ का जज हो सकता है जिसमें इफ्तिखार अहमद का नाम आ रहा हो? तो तारीख़ी तौर पे, इखलाकी तौर पे अगर हम कोर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही होता है कि वो जज फिर माजरत कर लेते हैं, बल्कि जज तो इस हद तक माजरत कर लेते हैं कि केस अगर उनके आगे लगा हो और किसी वाकफ़ का केस हो तो वो कहते हैं ये हमारा वाकफ़ है, हम इस केस की समाअत नहीं करते। यहाँ पे तो उनकी फैमिलीज और उनके पर्सनस को एक्यूज़ किया गया है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि इंतज़ार करें और वो करें जो दुनिया में होता है। अगर आपको एक्यूज़ किया गया तो पीछे हट जाएँ। बाकी इतनी बड़ी 17 लोगों की होती है पूरी सुप्रीम कोर्ट, 15 जजेज हैं, किसी और को दे दे, इतनी बात है। अच्छा इफ्तिखार, एक सेकंड, isn't it how convenient it is? How convenient? Everything is very convenient, Mr. How PJ. everything is Yes. convenient. Sir, what I think It is is very, कि इस चीज़ को everything हम is very expect कर ही convenient नहीं in सकते Pakistan, Mr. Sir, PJ. हमें- You know it very well. सर Yes, हम ये you're right. तवक्को कैसे कर I सकते agree थे with कि you. जो हमें इंसाफ देने वाले हैं वो खुद इंसाफ के कटहरे में खड़े हो जाएंगे? इस चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन मिसाल हमारे पास माजी में यहाँ से भी मिलती है कि इफ्तिखार चौधरी ने भी अपने बेटे के केस से खुद को अलग कर लिया था। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? देखो मनीज़े, अगर सिर्फ इतराज़ चीफ जस्टिस पे होता, बंदियाल साहब पे, तो शायद मैं इसको लॉजिकल बात समझता, क्योंकि उनकी फैमिली का है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी कॉन्टेस्ट में हो सकती है, वो इस बेंच पे ना होते। बुनियादी तौर पे तो अभी क्वेश्चन हो रहा है कि वो जो कमीशन क्या इस पूरी एक्सरसाइज को चलाएगा कि नहीं। अभी तो क्वेश्चन ये है जिसको सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने नल एंड वाइड कर दिया, रोक दिया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं बुनियादी तौर पे। हद तक कि ये एक रवायत है, मेरे ख्याल में ये कानून नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चलें इन 2 जजेस को उठा देते हैं, कोई और 3 जज लगा देते हैं, तो कल को उस पे फिर दूसरी पार्टी का एतराज आ जाएगा, तो उसका क्या करें? हर चीज का फुल कोर्ट नहीं होता। हुकूमत ने एक रट लगाई है कि हर चीज का फुल कोर्ट बना दो, हर चीज का। जिस तरह बुनियादी तौर पे इस हुकूमत ने एक तरीका अडॉप्ट किया है। उनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहले उनको मनपसंद फैसले चाहिए जिससे वो प्राइम मिनिस्टर बने, हुकूमत मिली, वो फैसला उनको बहुत पसंद था, उस वक्त का बेंच भी बहुत पसंद था। अब चूंकि फैसले उनकी पसंद के नहीं है, आइन के मुताबिक हो रहे हैं, इसलिए ना उनको ये बेंच पसंद आ रहा है ना उनको जजेस पसंद आ रहा है, इसलिए अब वो जजेस को कर रहे हैं डिवाइड। और यही बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान में हमने अपने अदारों को पीजे सर इतना मुतनाज़े बना दिया है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, जो मैं पहले बात कर रही हूँ। और हम शुक्र लगा के बैठे हुए हैं कि जी 2 जजेस पे इनको उतार दें, उनको चढ़ा दें। अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, कमीशन ने करनी है। आप वक्त से पहले उस चीज पे बैठ गए। और दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज जो पीजे ने पहले बात की थी, इन टेपों को कौन एक्सेप्ट करता है एज एविडेंस, वो बाद की बात है। तो उस बात को पहले आप कंसीडर तो कर लें। करेंगे। एक टेप ये तो 2 क्वेश्चन आते हैं, कमीशन बना है, 2 चीजें आती हैं। पहली फोरेंसिक से साबित ये करना है कि क्या उसमें एक आवाज है कि 3 बनी है कि 4। कमीशन से पहले ये होनी चाहिए हुकूमत को केस बनाने से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ही आ जाता, करने वाला कौन है और क्यों कर रहा है, किस कानून के जरिए कर रहा है, किस अथॉरिटी से कर रहा है। इमरान खान, मैं तो इस वक्त की लिजिटिमेट, सो कॉल्ड लिजिटिमेट हुकूमत से पूछ रहा हूं कि आप किस अथॉरिटी और किस आइन से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ लास्ट पॉइंट, क्या सिर्फ आपको जो आपके खिलाफ है उन्हीं की टेपें याद, जो आपके अपनी टेपें नहीं याद आ रही, जो आप करते हैं, खिलाते रहे की तह तक जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें निज़ाम अदल जो है वही इस वक्त इंसाफ के कटहरे में खड़ा हुआ है। अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स का जो केस है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। अभी हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है, इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। आईएमएफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर लिया है। आईएमएफ मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने मुतालबात की एक फहरिस्त पेश कर दी है। मैं चाहूँगी जावेद साहब आप ये बताएं कि नया डू मोर है क्या? देखो मुनीज़े, ये जो जायज़ा है रिव्यू, ये लास्ट ईयर नवंबर में कंप्लीट होना था। अच्छा। लेकिन हमारे मोहतरम किबला जो अरस्तू या जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए तो अभी वो जहाज़ पे बैठे थे तो डॉलर के बारे में मरियम नवाज़ और सब ने कहना शुरू कर दिया कि अब देखें डॉलर 200 से कैसे नीचे आएगा। और उन्होंने आगे से जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी, आईएमएफ को आंखें दिखाई, तो उसके बाद से हमारा पूरा प्रोग्राम डीरेल होता गया। हम 2 कदम उठाते थे, वो 3 कदम और आगे चलते थे। सर ऐड करना चाहती हूँ, और आज कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए और आज कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए। बदकिस्मती ये है कि जब आप टाइम पे नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो बे टाइम की हमेशा टकरें ही होती हैं। तो अब हम मार रहे हैं टकरें, क्योंकि हम सारा कुछ करने के बावजूद हमारे पास फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है। हमें 6 अरब डॉलर की अरेंजमेंट करनी है। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि 4.5 अरब डॉलर अरेंज हो गया, 1.5 अरब हमारे पास अब है नहीं है। आईएमएफ पहली डिमांड ये कर रहा है कि जो आपने रीपेमेंट करनी है जून तक, उसकी हमें बताएं कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे पास दूसरा वो कहता है अगर आपने बजट बनाना है तो उसके लिए जो आपने रेवेन्यू कलेक्शन करना, आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी बैठी हुई है, 1% पे जीडीपी ग्रोथ है, तो आप इतनी टैक्स कलेक्शन कहाँ से करोगे जब आपकी इकोनॉमी चल ही नहीं रही है? तो फिर आपको या नए टैक्स लगाने पड़ेंगे या डबल लगाने। इसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा वो कहते हैं कि जनाब किसी भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। वो आपके पिछले जो 1 साल के करतूत है हमारे पाकिस्तान के, वो हम इतने एक्सपोज हो गए हैं कि अब हमारे पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। 5वीं चीज़ वो ये कहते हैं हमारे से कि जनाब हम आपको फाइनेंसिंग, क्योंकि आईएमएफ की एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, आज हमें आईएमएफ अप्रूव करता है हमारा, तो फिर हम पूरी दुनिया, हमें वर्ल्ड बैंक से लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब, सब हमें फंडिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आईएमएफ ये क्रिटिकल सिचुएशन में उसने जो आखिरी शर्त लगाई है वो ये है कि जो ये 9वां रिव्यू था, 9वां और 10वें रिव्यू को इकट्ठा कर दिया उसने कहा 9वां रिव्यू आप पिछले 6-7 महीने से नहीं मुकम्मल कर सके, तो अब 8, 9वें और 10वें रिव्यू पे भी आ जाए ताकि इकट्ठे कर। अब हम कहते हैं कि नहीं, हम 9वां 10वां रिव्यू इकट्ठा नहीं करा सकते। अच्छा। बुनियादी तौर पे हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर सियासत की है। अच्छा। और बदकिस्मती सिर्फ डर खौफ क्या था कि अगर हमें नए टैक्स लगाने पड़ गए या हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ गई, जो कि हमें सर्कुलर डेट के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से, गैस सेक्टर के हवाले से, और जो हमारी ऐसे अदारे हैं जो सिर्फ हमारे से पैसा खा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहे, उधर कटौती करते हैं, तो आईएमएफ कहता भाई तुम अपना पैसा 1500-1600 अरब आप इधर जाया कर रहे हो इसमें सर्कुलर डेट में, पावर सेक्टर में, और दूसरा आप जो आपकी नेशनल आइडेंटिटीज हैं उधर अरबों डॉलर कर रहे हो, तो उनमें कटौतियां करो। तो इफ्तिखार साहब, शहबाज शरीफ ने तो वजारत खजाना को हिदायत कर दी है कि बजट की तफसील पहले आईएमएफ के सामने रखी जाए, तो आपको क्या लगता है अवाम की कौन सुनेगा? क्या महंगाई कम हो पाएगी? मेरा ख्याल है महंगाई कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका तो बुनियाद रखी थी पिछली हुकूमत जिसने आईएमएफ से मुआहदा किया और फिर पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया, और वो थी आईएमएफ के साथ हमारी झड़प की आगाज़। और उसके बाद फिर एक तब्दीली आई। उस तब्दीली में अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना का जो रोल है इस खिते में इतना बढ़ जाए, और पाकिस्तान के साथ जो चाइना की कमिटमेंट है, इसलिए वो बड़े एक्टिव हुए हैं। अमेरिकन जितने एक्टिव हुए हैं कि उनकी तमाम, अगर कांग्रेसमैन जो 65 कांग्रेसमैन से दस्तखत करवाए हैं एक सियासी जमात के लोगों ने जाके जो वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं, उसमें ये बहुत पहले से ये मुतालबा रख दिया गया जो मुतालबा आईएमएफ ने किया है हमारे सियासी मामलात के बारे में। अब ये एक कॉमन चीज़ दोनों के मुतालबों में है, तो इसलिए मुझे महसूस होता है कि अमेरिका ने इस मुल्क में इस मौजूदा हुकूमत को और कमज़ोर करने के लिए ये हरकत की है। इनको पता था कि जून में बजट आ रहा है, आज 31 मई को या 30 मई को हमें ये मैसेज देना, जबकि बजट हमारा 7 जून को पेश होना है, ये क्या है? ये खेल उसका हिस्सा है कि हमें और मजबूर किया जाए और कुछ ऐसी बातें हम उनकी मान जाएँ जो शायद हमारे लिए मुल्क के हालात की बिना पर माननी मुमकिन नहीं है। हम सॉवरेन स्टेट हैं, हम अपने फैसले खुद करने का फैसला कर चुके हैं और हम करेंगे।
बाकी रही महंगाई, वो मैंने आपको जवाब दे दिया, महंगाई और होगी और हमें ये इसमें जाना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा और ये वक्त साबित करेगा कि ये फैसले दुरुस्त नहीं गलत हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन में अगर लोग बिल्कुल ही बदल हो गए, दे विल नॉट वोट फॉर दिस पार्टी, दे विल वोट फॉर अदर पार्टीज। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर सर, आप ही बताएं, इस हकदार की आपने भी स्टेटमेंट सुनी है, वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में हम किसी किस्म का रिलीफ दें ये मुमकिन हो नहीं पाएगा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, यानी महंगाई का एक और तूफान आने वाला है और अवाम मजीद बोझ तले दबने जा रहे हैं। देखिए आपने इसको दो पहलू में डिस्कस करना है। एक, जो अमेरिकन लॉबी इस वक्त काम कर रही है और उनके जो सेनेटर्स बात कर रहे हैं, आप उनको स्टडी करें। एक, वो हम पे हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं। साथ, बिफोर आई गो इनटू योर क्वेश्चन, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है, IMF कहती है ना, वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान्स इंटरनल पॉलिटिक्स। तो बड़ा डिप्लोमेटिकली नेथन पोर्टर सेज, he said it hopes a peaceful way forward is found in line with the constitution and the rule of law. और भाई तू कौन है सानू दसने वाला? बस that's the question. मुझे बताओ ना, who are you? एग्जैक्टली। तो ये तो आपने कर दिया एक इंटरव्यू। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने 9th रिव्यू को सेटिस्फाई कर दिया। इन्होंने 100 डेज डिले किया। क्यों जावेद, फैक्ट इज अ फैक्ट। 3 महीने 10 दिन उन्होंने डिले किया आप, और ये सबसे लॉन्गेस्ट है बाय द वे 2008 से। अच्छा, उसके बाद आप डिले करके वो कहते हैं जी हम 9th और 10th इकट्ठा करेंगे। क्यों? और भाई क्यों करेंगे? हमने तो 9th का बजट तैयार किया है ना, हम तो 9th के आंसरेबल है। तुम 10वां करो। 10 का तो जब बजट में देखेंगे टैक्स लगाते नहीं लगाते, वो आना है। तो तुम पहले हमें प्रेशर डाल रहे हो। थिंक अबाउट इट। देखो, लेट्स वर्क वेरी वेरी इन सैनिटी। नहीं, इंटरवीन इज गॉट अ पॉइंट। सो रियली व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब ठीक दिया है, उसने अपनी ग्राउंड रखी है, वो खड़ा रहा है अपने साथ, एंड दैट इज़ द वे। अब इसके अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट सारे मिलके देखो, जब तुम कहते हो ना अपोजिशन के भाई हम खुदार हैं, तो ये खुदारी है। वो गिर नहीं रहा, खड़े हो जाओ साथ, इसको कहते हैं। खुद ही खड़े हो जाए। वो कहते हैं हम बातचीत करने को तैयार नहीं और आप कह रहे हैं खड़े हो जाए। सर अब आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सेपरेट है, वो सेपरेट। जी, हमें बात करनी है नेशनल इंटरेस्ट पे। नेशनल इंटरेस्ट पे तो बात तब होगी जब हम बातचीत के रास्ते खोलेंगे। वो सर हो जाएगा ना, हम किसी की बात सुनने को तैयार होंगे तो सुनेंगे। आपका क्या ख्याल है, आप में इफ्तिखार मुनीज़े हम परमानेंट है इस दुनिया में? क्या ये परमानेंट है? नो, द कंट्री इज परमानेंट। हम सबको पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए। जब हम अपनी सियासी कुर्सी सर की आपकी सोच रख के देखिए चलेंगे, मेरे भाई, तो फिर यही होगा जब मुल्क आपने राजवाड़ा बनाया हुआ है। आपकी सोच एक है, आप बिल्कुल बेसिकली सेंट्रिक हो गए हैं। वो क्या नाम है नवाज शरीफ के ना, अब उनके सेंट्रिक हैं। पता नहीं आपका वो कट्टे चोरी कर गए, क्या कर गए, आई डोंट नो। की बातें हैं ये, आप मेरी सुन ले, सुन लेना प्लीज। आप इन बातों को दिल पर ना लें। आप उनको जरूर तनकीद करें, मुझे बताएं अगर आपका कोई कट्टा ₹50 या कुछ चोरी कर गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम हो गया। पीजे मीर सर आपका भी बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब आपका भी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लेकर ये हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इक़्तिदार में आया था, लेकिन अब 13 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब भी अगर मुल्क से महंगाई का खात्मा नहीं हो सका तो यहाँ गौर करना होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।